लेक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो वाला पार्ट जिसके अंदर हम बात करते हैं सेल्स, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर जैसे टॉपिक्स के बारे में, ये वही वाला वीडियो है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। और ये मेरी गारंटी है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ये बताया था कि कभी भी हम सर्किट के अंदर करंट की बात करते हैं तो एक सर्किट में एक स्टेडी करंट कौन मेंटेन करता है? सेल, राइट। और इस सेल के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, राइट। तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ रिपीट तो नहीं करूंगी मैं, तो इसीलिए अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जा करके चेक इट आउट, ठीक है। बट थोड़ी बहुत रिकैप तो करनी बनती है यार। अब सेल्स में होता क्या था, याद करो जल्दी से। कौन सा वाला सेल याद करोगे? डैनियल सेल याद कर लो। जिंक का इलेक्ट्रोड होता था, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता था, राइट। जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड होता था वो बिहेव करता था एज एनोड, वहां पर होता था ऑक्सीडेशन। जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता था वो बिहेव करता था एज कैथोड, वहां पर होता था रिडक्शन। जो जिंक होता था वो क्या बनाता था? वो Zn2+ बनाता था और इलेक्ट्रॉन्स को कहां छोड़ देता था? उस इलेक्ट्रोड के ऊपर। एज अ रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रोड होता था इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता था विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो इस वजह से यहां पर एनोड होता था नेगेटिव और कैथोड होता था पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होता था? एनोड टू कैथोड। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होता था? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, यानी कि कैथोड टू एनोड। तो याद रखने वाली बात यहां पर यह है, अभी इस लेसन में हम जो भी पढ़ेंगे उसके पर्सपेक्टिव से याद ये रखना है कि जो करंट है ना, ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। एक पहले वार्निंग दे देती हूँ यार, ये ना कैथोड पॉजिटिव है कि कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है कि एनोड नेगेटिव है, इसको कभी भी मत रटो, इसको कभी भी याद मत रखो। इसे सिर्फ यूं याद रखो कि कैथोड वो है जहां रिडक्शन, एनोड वो है जहां ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना कैथोड एनोड के पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो चलो इसी बहाने सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को भी एक बार फटाफट से कर लेते हैं रिकैप, ठीक है। तो जब भी हम कहते हैं कि कोई भी सेल यूज में है, मतलब उस सेल को हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेल का क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है। ऑब्वियसली उसको हम यूज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसका चार्ज कम हो रहा है, तो उसके डिस्चार्जिंग हो रही होती है। तो जब उसके डिस्चार्जिंग हो रही होती है उस टाइम पर वो सेल किस तरह के सेल के जैसा बिहेव करता है? आप बताओ, सब पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, जैसे कि गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। और जब कोई सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है तब उसका एनोड क्या होता है? तब उसका एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव, एब्सोल्युटली, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तब क्या हो रहा होता है? तब वो सेल बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एग्जैक्टली उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से ये केमिकल रिएक्शंस को करवाता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या हो जाता है? चीजें पलट जाती हैं। तो यहां पर जो मेरा एनोड है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है पॉजिटिव और कैथोड हो जाता है नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनोड जो होता है वो कनेक्टेड होता है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और कैथोड जो है वो कनेक्टेड होता है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक। ये बेसिक्स थे। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों फिजिक्स के टर्म्स में अब यहां पर हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस,
सोचो क्या हो सकता है। मतलब सेल के अंदर, इंटरनली सेल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। क्या चीज है सेल के अंदर? सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, यही तो होता है, और तो कुछ खास होता नहीं है। अब सोचो जब करंट फ्लो करता है, एक तो करंट देखो एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है, और कहाँ फ्लो करता है? अंदर से इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू भी तो फ्लो करता है। पढ़ा था ना हमने सेल के फंक्शन में कि भैया सर्किट कंप्लीट होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए दिखते हैं, अंदर की तरफ याद करो आयंस मूव कर रहे होते हैं, राइट? सॉल्ट ब्रिज, सब कुछ पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब है सेल के इंटरनल में अगर हम देखें तो करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर सकता है एक बंदा, और वो बंदा है इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है टू करंट, उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से। अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम दूसरा टर्म जो कि है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये एक मिसनोमर है, ये एक गलत नाम रख दिया गया है क्योंकि ये किसी तरह का फोर्स है ही नहीं। ये क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जैक्टली। तो ईएमएफ क्या होता है? सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ईएमएफ, ठीक है? तो जब भी हम ईएमएफ की बात करते हैं, मतलब एटलीस्ट जब हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एज्यूमिंग कि उसके एक्सटर्नल सर्किट में अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब एज्यूमिंग कि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस दौरान दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसे हम डिनोट करते हैं ई से। तो अब सेल का वर्किंग तो हमें ऑलरेडी पता है, जो कि हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है? तो देखो डैनियल सेल की अगर बात करें, जिसमें एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, तो इसमें होता क्या था? ये जो जिंक है वो Zn2+ बन के निकल जाता था और इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ देते थे इलेक्ट्रॉन्स। तो एज अ रिजल्ट ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, ये मेरा कौन सा इलेक्ट्रोड था? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, और ये क्या था? ये था एनोड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब केमिस्ट्री के अंदर नहीं घुसेंगे अभी तो, ठीक है? जिनको इसे डिटेल में देखना है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले वन शॉट वीडियो को देख सकते हो। दूसरी तरफ जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था, वहां पर क्या हो रहा था कि ये जो Cu2+ था वो इस इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन को ले रहा था, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे छोड़ दे रहा था विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, यहाँ रिडक्शन हो रहा था, तो इसीलिए दिस वॉज कैथोड, ठीक है? ये कहानी थी मेरे सेल के अंदर। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ईएमएफ की, और मैं क्या कह रही हूँ? ईएमएफ कोई फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? मान लो जो कैथोड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से V1, जो एनोड है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है लेट्स से V2, तो ये -V2 होगा, ठीक है? तो ये ईएमएफ कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2, दोनों का बीच का डिफरेंस, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यानी कि ईएमएफ क्या हो जाएगा? V1 + V2। अब ये कहानी तब की है जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब जब ओपन सर्किट है, उस समय के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ की तो डेफिनेशन ही वही है, ठीक है? अब मैंने कहा कि नहीं यार, सर्किट क्लोज्ड है, अब करंट जो है वो फ्लो कर रहा है बाहर वाले तार से, तो यहाँ पर लेट्स से कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R है, और अब जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, ये भी हमने सीखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ भागते हैं, तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट मानी जाती है, यानी कि करंट कैथोड से एनोड की तरफ आता है। ये चीज़ें भी हमने पढ़ रखी है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यार जैसे ही ये करंट फ्लो करनी शुरू हो जाती है, तो उस केस में अब जो है मेरा क्या होगा? एक तो इनके बीच का ईएमएफ जो था वो है, लेकिन अब जो है इस R के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, राइट? सो लेट अस से दैट पोटेंशियल इज V, ठीक? पहले क्या था? दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्या था? E। पहले मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा?
करंट फ्लो कर रहा है तो इस R के अक्रॉस दिस V इज नथिंग बट I इंटू आर, मतलब एज्यूमिंग कि इस R के अक्रॉस I करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो ये पिक्चर में नया आ गया है। अच्छा, दूसरी बात है कि अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी तो है। अब जब करंट फ्लो करता है तो एक्सटर्नल सर्किट से भी फ्लो करता है, इंटरनली भी तो फ्लो होता है आयंस का। पढ़ा था ना हमने, सॉल्ट ब्रिज लगा के इंटरनली भी आयंस फ्लो करते थे। तो जब इंटरनली करंट इधर से फ्लो करेगा, देखो यहाँ पर भी है ना एनायन का फ्लो, जब आयंस के फ्लो होंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर ZnSO4 है, यहाँ पर CuSO4 है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी तो कुछ रेजिस्टेंस देंगे भैया, है ना। तो लेट अस सपोज ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस देता है उसे हम इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम IR स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जो अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो सेल के अंदर ही है इलेक्ट्रोलाइट, तो सेल के अंदर ही अंदर जो है रेजिस्टेंस दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो EMF था इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे IR, और ये R कौन सा R है? स्मॉल r, क्योंकि ये R कौन दे रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट उस करंट को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब करंट फ्लो करने लगता है तो पिक्चर कुछ ऐसी हो जाती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि IR इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो इससे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया कि EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस, इनका रोल क्या है, राइट, जब हम इन सर्किट्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, बहुत लोग कहेंगे कि यार इंटरनल रेजिस्टेंस को तो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना। ऐसे कैसे मान सकते हैं? ऐसे ही तो नहीं मान सकते, क्योंकि जब यहाँ पर ये अंदर से जब आयंस का फ्लो हो रहा है और जब इलेक्ट्रोलाइट है तो वो रेजिस्ट तो करेगा, तो यूं ही कैसे मान ले कि R नेग्लिजिबल है। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि R को हम नेग्लिजिबल तब ज़रूर मान सकते हैं जब E की जो वैल्यू है इफ इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन IR, मतलब अगर इनका जो EMF का जो वैल्यू है, राइट, मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, EMF की जो ये वाली वैल्यू है, अगर ये वैल्यू IR के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो देखो मैथमेटिकली मान लो ये E की वैल्यू है बहुत ज़्यादा, लेट्स से कुछ ऐसे ही एक रैंडम बता रही हूँ, एक तरफ है 1000 और दूसरा तरफ जो वैल्यू है दैट इज 0.0001, तो अब 1000 से आप 0.0001 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको लगभग 1000 ही मिलेगा ना, है कि नहीं? मैथमेटिकली समझ रहे हो ना कि अगर IR की वैल्यू से E की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस केस में E माइनस IR को हम अप्रॉक्सीमेटली E कह सकते हैं। ठीक है, कब कह सकते हैं? इफ E इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IR, बट अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो दिस इज आवर रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखो इस रिलेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF सब कुछ आ गया। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक और नया टर्म विच इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि भैया जब सर्किट मेरा ओपन था ना, उस समय क्या हो रहा था? कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो जब ओपन सर्किट मतलब नो करंट फ्लो, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं था, उस समय पर जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था, बिल्कुल था। उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम कह रहे थे EMF, ऐसे ही डिफाइन किया हमने। और EMF को हम क्या कह रहे थे? V1 माइनस माइनस V2, ये सब हमने पिछले स्लाइड में देखा। सो दिस वाज V1 प्लस V2। तो ओपन सर्किट की ये कहानी थी, ठीक है। लेकिन अब जब क्लोज्ड सर्किट हो गया, क्लोज्ड सर्किट हो गया मतलब अब क्या हो रहा है? अब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। और इस पूरे सर्किट का नेट टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस सोच के बताना, ऐसे ही मत बता देना। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, बस यही टोटल रेजिस्टेंस है? ऐसा नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है सेल का। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो यानी कि इस सिचुएशन में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आइडियली इस सिचुएशन में करंट कितना फ्लो करना चाहिए? E डिवाइडेड बाई R प्लस R, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में मेरे जो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब चेंज होगा, राइट। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात को समझो, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसे हम कहते थे
उसे हम कह देते थे ईएमएफ। जब सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाता है तब जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कह देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी यहां पर क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R। राइट, सर्किट से हमें दिख ही रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये मेरा हो गया रिलेशनशिप। तो यहां पे पिक्चर में आ गया कौन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इस रिलेशन को देखते हुए हम कुछ बातें कह सकते हैं। पहली बात कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो यहां से क्या पता चल रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है V जो है वो क्या है, E माइनस IR, मतलब E में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें V मिलता है, विच मीन्स E क्या है, वो V से ज्यादा है। राइट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, और इसका एक्सेप्शन कब देखा गया है, जब हम सेल को चार्ज करते हैं। याद करो हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह के सेल में पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के केस में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर ना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड एडवाइज कि जाके देख लो। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ अ सेल के केस में क्या होता है कि पूरा मेरा प्रोसेस ही उलट जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाता है, करंट से हम उसके केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं एंड दैट्स हाउ उसकी चार्जिंग होती रहती है। ठीक है, तो चार्जिंग के केस में ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो रिलेशनशिप है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का, ये कुछ इस तरह का हो जाता है। और इस रिलेशन की वजह से ही क्या हो जाता है, मतलब अब की बात देखो E छोटा है, E के साथ हम कुछ जोड़ रहे हैं तब हमें V मिल रहा है, यानी कि इन दिस केस V इज ग्रेटर देन E। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि यार इस सेल से नेट में करंट ड्रॉन कैसे निकाल सकती हूँ, कितना करंट हम इस सेल से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल का काम ही क्या होता है, सेल का तो काम ही होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। राइट, तो कितना करंट मैं इस सेल से ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे समझेंगे, ओम्स लॉ के हेल्प से। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लगा देंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR। ये कहता है V क्या है, V जो है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर R। ठीक है, इनफैक्ट V जो है दैट इज ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी अभी हमने क्या देखा, V और E का रिलेशन देखा कि V इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r। जब करंट, क्योंकि यहाँ पर तो हम करंट फ्लो की बात कर रहे हैं, राइट, तभी तो हम निकालेंगे भाई करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू E माइनस IR, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से अब हम करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि यार ये जो सेल है इसमें से कितना करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम करंट कब होगा, तो देखो सोच के देखो अच्छे से कि करंट जो है ये मैक्सिमम कब होगा। करंट मैक्सिमम तब होगा जब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी। राइट, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो सेल के अंदर ही है, लेकिन अगर मेरा कैपिटल R 0 हो जाए, बाहर का ये रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो मैथमेटिकली I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज व्हेन R इज इक्वल टू 0, मतलब जब कैपिटल R की वैल्यू 0 हो जाए। तो वैसे सिचुएशन में मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी सेल से जो मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं वो वैल्यू कितनी है, E बाई स्मॉल r। हालांकि रियलिटी में जो मैक्सिमम अलाउड करंट होता है निकालने के लिए उस सेल से दैट इज मच लोअर देन Imax। ये जो Imax की वैल्यू है इतना करंट हम निकालते नहीं है ताकि सेल को कोई डैमेज ना हो, बट दिस इज लाइक द मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा करंट हम उससे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक विथ दिस
सेल के अंदर का जो डायनेमिक्स है ना, इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब जिस तरह से एक सर्किट के अंदर हम रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एक सर्किट के अंदर हम सेल्स को भी ग्रुप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स को भी हम कंबाइन कर सकते हैं। तो सेल्स के भी ग्रुपिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो सेल्स इन सीरीज, दूसरा सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, तो देखो काफ़ी सिमिलर लगेगा आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज में जब सेल्स होते हैं तब क्या उसका मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि पहला सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दूसरे का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तीसरे का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो चौथे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। दैट इज सीरीज। जब हम पैरेलल की बात करते हैं, इसका मतलब है कि सारे सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो साथ में बंधे हुए हैं, सारे सेल्स के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो साथ में बंधे हुए हैं। ठीक है, वो बच्चों वाली पिक्चर याद आई? मैंने ये एग्जाम्पल लिया था जब मैं रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन बता रही थी। सीरीज का कॉम्बिनेशन मतलब जो बच्चे हैं ना वो एक के बाद एक खड़े हैं। पहला बच्चा अपना राइट हैंड से दूसरे बच्चे का लेफ्ट हैंड पकड़ा है, दूसरा अपने राइट हैंड से तीसरे का लेफ्ट हैंड पकड़ा है, तीसरा अपने राइट हैंड से चौथे का लेफ्ट हैंड पकड़ा है, एंड सो ऑन। दैट इज सीरीज। और पैरेलल मतलब सारे बच्चे एक के पीछे एक खड़े हो गए हैं, सबका राइट हैंड एक रस्सी पे, सबका लेफ्ट हैंड एक दूसरी रस्सी पे, राइट? ये पिक्चर अगर याद रहेगी ना तो हमेशा सीरीज और पैरेलल याद रहेगा। ठीक है, तो चलो अब इनको मैथमेटिकली देखें कि भाई सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल में क्या सीन होता है। तो सेल्स इन सीरीज, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स होते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अगले के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, उसी तरह सेकंड वाले का नेगेटिव टर्मिनल उसके अगले वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से प्लस माइनस वाले कॉम्बिनेशन में ये अरेंज्ड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान ये जो सेल्स हैं, लेट अस सपोज ये E1 है, इसका EMF, इसका E2, इसका E3, इसका E4 एंड सो ऑन। अब इन सारे सेल्स का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, एंड लेट्स से दे आर R1, R2, R3 सो ऑन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है ये क्या हो जाता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ्स। मतलब अगर मेरे पास दो सेल हैं जो सीरीज में है तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? रेजिस्टर्स भी जब सीरीज में होते हैं तो क्या होता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो जब दो या दो से अधिक सेल्स सीरीज में हो तो इस तरीके से हम निकालते हैं उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब मान लो हम एक सर्किट की बात करते हैं जहां पर इस तरीके से सेल्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स हैं और ये एक बेसिक सा सिंपल सा सर्किट है जहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है कैपिटल R। तो इस सर्किट की अगर हम बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना है? कैपिटल R प्लस इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, और ऐसे कितने हैं? n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो n इंटू स्मॉल r, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस पूरे सर्किट की टोटल ईएमएफ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? इन सारे सेल्स का ईएमएफ है E, तो सारे को ऐड करेंगे E प्लस E प्लस E प्लस E अप टू n टाइम्स, यानी कि NE, ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ इसका। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर इस कैपिटल R के थ्रू करंट कितना गया वो कैलकुलेट करना चाहें तो करंट थ्रू द रेजिस्टर R ये कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस तरीके से निकालेंगे हम करंट एक ऐसे सर्किट में। अब यहाँ पर देखो दो केसेस आ सकती हैं। एक केस हो सकता है कि अगर कैपिटल R की वैल्यू NR से बहुत ज़्यादा है, तो अगर कैपिटल R की वैल्यू NR से बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हम कहेंगे कि I जो है दैट इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल R बहुत बड़ा है उसके मुकाबले NR इज वेरी स्मॉल, राइट? दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि करंट थ्रू R व्हेन R इज वेरी वेरी लेस देन NR, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में करंट हो जाएगा NE डिवाइडेड बाय N स्मॉल r,
क्योंकि इस केस में कैपिटल आर जो है, रेजिस्टर जो है वो बहुत छोटा है, तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी ई बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो यानी कि बेस्ड ऑन कि ये जो रेजिस्टर है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, अब ठीक इसी लाइंस पर हम डिस्कस करेंगे सेल्स इन पैरेलल। सेल्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब है कि वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो पहले सेल के सारे सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं, सारे सेल्स के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मान लो अगर हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम है जहां पर दो सेल्स हैं जिनका ईएमएफ है E1 और E2 और वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली इन दोनों के थ्रू अलग अलग करंट पास होगा, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो मतलब ही वो ही होता है। अब इनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी हैं, लेट्स से R1 और R2। तो बताओ यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, E इक्विवेलेंट का क्या होगा? तो E इक्विवेलेंट को हम यहाँ पर निकालते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस तरीके से हम यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF निकालते हैं। तो चलो यहाँ पर भी एक सर्किट की बात करते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर बहुत सारे इस तरह से सेल्स जो हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो लेट्स से इस तरह का एक बेसिक सा सर्किट है। तो अगर इस सर्किट में मैं इफेक्टिव EMF की बात करूँ, इस सर्किट का जो इफेक्टिव EMF है वो कितना है? कैपिटल E, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस जो EMF है, जो नेट EMF है दैट इज E। ठीक है, इस सर्किट के अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? कैपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस के जो EMF है, जो नेट R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R अप टू n टाइम्स तक हम 1/R को जोड़ते जाएंगे, विच मीन्स दिस विल बी n इंटू 1/R। तो यानी कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R/n। ठीक है, तो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस R/n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर मुझे निकालना है कि करंट थ्रू दिस रेजिस्टर कैपिटल R, तो करंट कैसे निकालेंगे हम? करंट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज R प्लस R/n। तो इससे हम निकालेंगे करंट जो फ्लो करेगा थ्रू द रेजिस्टर R। और यहाँ पे भी केसेस हो सकती हैं। पहला केस हो सकता है कि कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR। तो ऐसे केस में क्या होगा, चलो देखते हैं। अब ये जो करंट का हमने एक्सप्रेशन निकाला, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? E इंटू N डिवाइडेड बाई NR प्लस R, ऐसे लिख सकते हैं हम करंट को। तो अब पहला सिचुएशन देखते हैं। तो पहला केस कहता है कि कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, मतलब ये जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाएगी NE डिवाइडेड बाई NR, क्योंकि चूंकि कैपिटल R की वैल्यू ज़्यादा है तो इस वाले टर्म को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये टर्म तो रहेगा। अब देखो N और N कैंसिल हो जाएगा तो ये I हो जाएगा E बाई कैपिटल R। दूसरा सिनेरियो हम ये ले सकते हैं कि कैपिटल R की जो वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन NR, यानी कि कैपिटल R की वैल्यू ही बहुत कम है। तो ऐसे केस में हम करंट को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं NE डिवाइडेड बाई स्मॉल r, क्योंकि उस केस में ये NR वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा तो उसको हम इग्नोर मार सकते हैं। तो यहाँ पर I हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई स्मॉल r।
तो देखो ये जो सिंपल सा सर्किट बना के मैं बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यू विल नो द अप्रोच कि भाई हो क्या रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को यहाँ पर ये डाउट है कि यहाँ पर हमने ये टोटल ईएमएफ को ई क्यों लिया है, उन बच्चों के डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए बता देती हूँ कि ये जितने भी हमने सेल्स यहाँ पर लिए थे, हमने ये मान लिया कि इन सब का जो ईएमएफ है ना, लेट अस सपोज ऑल द सेल्स हैव सेम ईएमएफ ई, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो, ये जो एक्सप्रेशन भी हमने बनाया था ना ई इक्विवेलेंट का, यहाँ पर भी अगर आप E1 और E2 की वैल्यू को इक्वल कर दो तो फिर ई इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा E इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्विवेलेंट ई हो जाएगा। तो अगर जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर अगर सारे सेल का ईएमएफ सेम ही है ई, तो उस केस में जो नेट ईएमएफ आएगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सेल्स को हम सीरीज में जब अरेंज करते हैं तो हम किस चीज़ को बढ़ा रहे होते हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि करंट क्या होता है, सेम रहता है। तो क्या किस चीज़ के बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, वोल्टेज की। अगर हम सेल्स को पैरेलल में अरेंज करते हैं तो हम किस चीज़ को बढ़ाते हैं, वहाँ पर हम बढ़ाते हैं करंट को। मतलब इसको याद रखने का ये टिप है, एक मेमोरी टिप की तरह याद रख सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट कांस्टेंट रहता है, मतलब कांस्टेंट मतलब करंट सेम रहता है अक्रॉस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स को हम सीरीज में अरेंज करते हैं तो वहाँ पर हम उसके वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जब इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके करंट को हम इंक्रीज करते हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो वहाँ पर करंट सेम फ्लो करता है सबके थ्रू, तो इसका मतलब किस चीज़ के इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, वोल्टेज की। तो इसीलिए सीरीज में सेल्स अरेंज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, वोल्टेज। पैरेलल में सेल्स अरेंज करेंगे तो वहां पर वोल्टेज सेम रहती है, तो क्या इंक्रीज हो सकती है, वहां पर इंक्रीज हो सकती है करंट। चलो क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहला सवाल, 3 रेजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है। यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं जिनको हमने सीरीज़ में लगा दिया है इस तरीके से 1, 2 और 3 ohms का, और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज़ में जब रहते हैं तो उसे हम कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 1 + 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 6 ohm हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा पार्ट पूछता है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 volts एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। मतलब अगर इसी को, इन्हीं रेजिस्टर्स को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, और ये जो बैटरी है इसकी EMF है 12 volts और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू 0 है। मुझे क्या निकालना है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि मुझे यहाँ पर V की वैल्यू निकालनी है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R मुझे निकालना हो तो वो मैं कैसे निकालूंगी, I × R, मतलब जितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है और जितना भी नेट रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो R की वैल्यू तो मुझे पता है क्योंकि अभी अभी हमने R इक्विवेलेंट निकाला था, लेकिन क्या नहीं पता है मुझे करंट की वैल्यू नहीं पता है, करेक्ट। तो करंट की वैल्यू पहले निकालते हैं। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट क्या हो जाएगा इस पूरे सर्किट में, जो इसका EMF है डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो EMF इज 12 volts डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज 6, दैट इज 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर ऑफ करंट जो है वो इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब जो है हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। अब यहाँ पर रेजिस्टर एक तो है नहीं, 3 रेजिस्टर है, राइट। एक ये, दूसरा
और तीसरा, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, राइट, क्योंकि ये सीरीज में है तो इनके अक्रॉस सेम करंट होगा बट पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। तो मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। सो V1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1, I बोले तो 2 एम्पियर, R1 बोले तो 1, दैट इज 2 वोल्ट। V2 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा I R2, I मतलब 2 एम्पियर और R2 इज 2, दैट इज 4 वोल्ट्स। ठीक उसी तरीके से V3 हो जाएगा I R3, I इज 2 और R3 इज 3, दैट इज 6 वोल्ट्स। तो बेसिकली इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट्स। चलो देखिए प्रॉब्लम 2, 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volts and internal resistance 0.015 ohms are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohms। तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका हम सर्किट बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 इस तरह के सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6 ऐसे सेल्स हैं, इनके EMF दिए हुए हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, सबकी EMF की वैल्यू भी बराबर है, दैट इज 2 वोल्ट्स। ठीक है, इसको हमने सीरीज में जोड़ा और उसके बाद किसके कौन सा रेजिस्टर के अक्रॉस लगाया, यहां पर जो रेजिस्टर है दैट इज 8.5 ohms। ठीक है, अब स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है 0.015 ओम और E की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, मतलब मुझे I की वैल्यू निकालनी है और मुझे टर्मिनल वोल्टेज की भी वैल्यू निकालनी है। तो ये दो चीज़ें मुझे निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे चूंकि यहाँ पर 6 सेल्स कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और उनका इक्विवेलेंट EMF निकालना पड़ेगा। सो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स E, मतलब सबको जोड़ देंगे हम। सो दैट इज 6 इंटू 12 विच इज 12, 6 इंटू 2 दैट इज 12 वोल्ट्स। उसी तरह से R इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, सारे R को हम जोड़ देंगे, यानी कि 6 इंटू R that is 6 into 0.015 which is 0.90 ohms। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब करंट की बात करेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, जो नेट EMF ऑफ द सर्किट है यानी कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस में कैपिटल R भी आएगा प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट भी आएगा। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8.5 प्लस 0.9, यानी कि दिस विल कम आउट टू बी 1.4 एम्पियर। तो चलो भाई करंट तो निकल गया, अब किसकी बारी है, अब बारी है टर्मिनल वोल्टेज की, V की। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज इस रेजिस्टर R के अक्रॉस है वही है, राइट। सो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू R, मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, अभी अभी निकाला 1.4, R की वैल्यू क्या है 8.5, सो दिस इज इक्वल टू 11.9 वोल्ट्स। सिंपल, निकल गया। तो प्यारे बच्चों एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाओ, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज, जिसे किरचॉफ्स रूल्स भी कहते हैं बहुत लोग। यहां पर मैं आपको 2 लॉज बताऊंगी, एक तो जंक्शन लॉ और दूसरा लूप लॉ। ठीक है, और मतलब समझ लो कि ये दो ना बिल्कुल मैजिकल लॉज हैं। भयानक से भयानक दिखने वाला सर्किट, उसके अंदर आपको कभी करंट निकालना है, कभी EMF निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है निकालना है, एंड यू विल सी कि ये जो किरचॉफ्स के लॉज है ना, ये एकदम मैजिकली काम करेंगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे हम किरचॉफ्स के लॉज, जिसके अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे जंक्शन लॉ और उसके बाद लूप लॉ। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे ही जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो तो हम कहते हैं ना, अरे उस जंक्शन पे मिलना मेरे को। जंक्शन बेसिकली उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर इधर से रोड आ रही है, उधर से रोड आ रही है, वो सारे मीट हो रहे हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं। तो उसी तरीके से किसी भी सर्किट में अगर हम कभी भी एक जंक्शन को नोटिस करें तो हम देखेंगे कि कहीं से करंट आ रही है, कहीं करंट जा रही है, तो इस तरह का पिक्चर वहाँ रहेगा। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है कि
at a particular junction, sum of the currents entering the junction is equal to sum of the currents going out of the junction. राइट मतलब जितना करंट उस जंक्शन में आ रहा है इज ऑलवेज इक्वल टू जितना करंट उस जंक्शन से जा रहा है. ठीक है, मतलब मान लो ये पॉइंट P मेरा एक जंक्शन है. ठीक है, I1, I2, I3, I4, I5 ये सारे करंट्स हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं. तो अगर हम देखें तो I1 और I3 जो है वो टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं. सो I1 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5. ठीक है, या फिर इसको बताने का एक और तरीका होता है कि सम ऑफ ऑल द करेंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन इज इक्वल टू 0. जहां पर करंट जो एंटर कर रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे, करंट जो निकल रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे. तो मतलब उस केस में हम इसको थोड़ा घुमा के लिखेंगे कि I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0. तो घुमा फिरा के बात तो वही हो गई, मतलब ये वही वाली बात हो गई, या तो आप नाक ऐसे पकड़ो या फिर आप यूं घुमा के पकड़ो. राइट, सो इट्स ऑल द सेम थिंग. सो जंक्शन लॉ का मतलब है कि जितना करंट टोटल उसके जंक्शन के अंदर जा रहा है और जितना करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है ये दोनों बराबर होंगे. अब डिस्कस करेंगे हम किरचॉफ्स लूप लॉ. इनफैक्ट इसकी तो हम खूब सारी अच्छे से घिसाई भी करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे बहुत से क्वेश्चंस में. देखो नाम में ही है लूप लॉ, यानी कि ये एक ऐसा लॉ है जो हम क्लोज्ड लूप में ही लगाएंगे. जहां पर भी क्लोज्ड लूप हमें दिखेगा वहीं पे ही किरचॉफ्स का लूप लॉ लगेगा. ठीक है, तो ये लॉ कहता है कि उस क्लोज्ड लूप के अंदर जो अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ है, मतलब उस क्लोज्ड लूप में मान लो अगर दो ईएमएफ है, दो सेल्स हैं विद ईएमएफ E1 एंड E2, तो E1 और E2 का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द IRs मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस. मतलब अब उस क्लोज्ड लूप के अंदर लेट्स से दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, उनमें से मान लो करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2, तो फिर क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2. मतलब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख दोगे सारे ईएमएफ का सम, राइट हैंड साइड पे आप लिख दोगे सारे I इंटू R का सम. ठीक है, एंड दिस इज किरचॉफ्स लूप लॉ. ठीक, अब लूप लॉ में ना एक ट्रिक है कि इसमें से कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी कौन सी चीज़ें नेगेटिव होंगी, हमेशा दैट इज़ अ कैच. क्योंकि ना जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो तो भैया कहीं पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसा है, अलग अलग है. तो किसको हम पॉजिटिव रखें किसको नेगेटिव रखें, दैट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, है ना. तो इसीलिए एक हम 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे. एक 3 स्टेप आपको मैं ट्रिक बताऊंगी जिसके हेल्प से आप किरचॉफ्स लूप लॉ के इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल फ्लॉलेसली लिख पाओगे. ठीक है, तैयार हो, चलो देखते हैं. किरचॉफ लूप लॉ को लगाने के लिए हमें कुछ सिंपल 3 स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं. ठीक है, मान लो कि ये हमारा एक सर्किट है. ठीक है, लेट अस से ये एक सेल है ऑफ ईएमएफ E1, ये दूसरा सेल है ऑफ ईएमएफ E2. यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, लेट्स से R1, R2, R3. ठीक है, ये मेरा एक गिवन सर्किट है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. चीज़ों को थोड़ा सा और आसान करने के लिए इस सर्किट के हर एक पॉइंट का एक नाम दे देते हैं. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम हम करेंगे वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसका एक करंट के फ्लो का डायरेक्शन बना लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी बैटरी है प्लस माइनस, जिधर प्लस है उधर से लेट्स से कि करंट निकला, इसका भी जिधर प्लस है उधर से लेट्स से करंट निकला. अब चूंकि दोनों के ईएमएफ अलग हैं, दोनों अलग ही बैटरीज हैं, तो ऑब्वियसली दोनों में करंट भी जो है ये अलग अलग फ्लो कर रहे हैं. सो लेट अस सपोज यहाँ से I1 करंट निकला और यहाँ से I2 करंट निकला. अब I1 ऐसे निकल के ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, उसी तरह I2 भी इधर से निकल के इस पॉइंट पर जाएगा. राइट, और उसके बाद लेट से इधर जो है I1 प्लस I2 जाएगा, उसको मान लो अभी के लिए ना हम उसको I3 कह देते हैं कि इधर जो है I3 करंट जाएगा. I3 करंट यहाँ तक जाएगा, फिर वापस जो है ये बट जाएगा, तो वापस ये क्या हो जाएगा, इधर से वापस ये I2 चला जाएगा और इधर से ये वापस I1 चला जाएगा. तो I1 ही निकला था, ऐसे घूम फिर के वापस I1 चला गया, इधर से I2 निकला, वापस घूम फिर के वापस I2 आ गया. ठीक है, तो ये मेरा करंट फ्लो का डायरेक्शन है. अब जो स्टेप्स है उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है एज्यूम एनी डायरेक्शन. एक डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं. अब ये कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, जैसे अभी के लिए
लेट अस सपोज हम बात करते हैं एक लूप की, एक पर्टिकुलर लूप की बात करते हैं इसमें, इसीलिए तो नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम ABCFA इस लूप की। ठीक है, मतलब ये नीचे वाला जो लूप है, रेक्टेंगल है। मान लो मैंने एक डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, ये मतलब आप चाहो तो क्लॉकवाइज एज्यूम कर लो, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लो, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम किया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि EMF विल बी पॉजिटिव इफ एज्यूम्ड डायरेक्शन इज लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, अब देखो इसका जब हम किरचॉफ्स लूप लॉ का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें जो EMF आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसको हम पॉजिटिव तब लिखेंगे जब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होके निकल रहा हो। जैसे देखो हमारा एजम्पशन ऐसा डायरेक्शन है, राइट, तो देखो ऐसा डायरेक्शन जो है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, राइट। इस डायरेक्शन को अगर हम फॉलो करें तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे होते हैं। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन में जो मेरा EMF है, अब इस लूप के अंदर एक ही EMF है दैट इज E2, और ये E2 मेरा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अच्छा, EMF को हम किसके इक्वेट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R। ठीक है, अब वो कैसा होगा, IR पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये बताता है स्टेप नंबर 3। IR पॉजिटिव होगा इफ इट इज इन द एज्यूम्ड डायरेक्शन, मतलब इस वाले लूप में देखो एक तो कितने कौन से करंट फ्लो करना है, एक तो I2 फ्लो कर रहा है और एक I3 फ्लो कर रहा है, राइट, क्योंकि हम अभी सिर्फ नीचे वाले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, I2 कौन से रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ पर R3 के थ्रू I2 फ्लो कर रहा है और R2 के थ्रू I3 फ्लो कर रहा है, राइट। तो यानी कि एक टर्म मेरे पास होगा I2R3, दूसरा टर्म मेरे पास होगा I3R2। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव। पॉजिटिव तब होंगे अगर ये हमारे एज्यूम डायरेक्शन के अलोंग है, जैसे I3R2 जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। IR ये वाला करंट इधर है और मेरा एज्यूम डायरेक्शन भी उधर ही है, तो इसीलिए I3R2 जो है ये पॉजिटिव होगा। अब देखो I2R3 की बात करो, I2R3 जो है वो इधर फ्लो कर रहा है I2, और मेरा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो ऐसे तो ऊपर दिखा रहा है बट एक्चुअली तो मेरा एज्यूम डायरेक्शन ऐसे है, राइट। तो देखो एज्यूम डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बराबर है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ट्राई करते हैं दूसरे वाले लूप में। तो अब हम ले लेते हैं क्लोज्ड लूप FCDEF, तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगल। तो यहाँ पर भी हम कोई भी एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, एंड रिमेंबर आप कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, तो मैंने ये वाला डायरेक्शन एज्यूम किया। ठीक है, अब देखो इस वाले ऊपर वाले लूप में EMF कौन सा है, E1। ठीक है, IR के प्रोडक्ट में क्या क्या आएंगे, I1R, एक तो I1 है जो I1 R1 के थ्रू जा रहा है, तो एक तो I1 R1 का टर्म आ जाएगा और दूसरा I3 R2 का टर्म आएगा, क्योंकि ये I3 जो है ये भी इस लूप का पार्ट है, तो दूसरा आ जाएगा I3 R2। अब साइन की बात करते हैं। E1 की अगर बात करें, देखो जो मैंने एज्यूम डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन के हिसाब से चले तो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, ऐसे एज्यूम डायरेक्शन मेरा, तो इसीलिए ये E1 तो पॉजिटिव होगा। I1 R1 की बात करें तो देखो I1 जो है वो R1 के थ्रू इस डायरेक्शन से जा रहा है, और जो मेरा एज्यूम डायरेक्शन है वो भी उसी तरफ है, तो इसीलिए I1 R1 पॉजिटिव होगा। I3 R2 देखो किधर है डायरेक्शन, I3 R2 इस तरफ है और मेरा एज्यूम डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस किरचॉफ्स लूप लॉ की अच्छी प्रैक्टिस के लिए एक बार हम इसको इस पूरे लूप में ले लेते हैं। लेट अस सपोज हम एज्यूम करते हैं क्लोज्ड लूप ABCDEFA, मतलब इस पूरे ओवरऑल जो पूरा क्लोज्ड लूप है उसमें अगर हम इसको लगाते हैं तो क्या होगा, वहां पर भी इस पूरे लूप के लिए भी एक डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लेट अस सपोज कि मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम किया। ठीक है, अभी हम पूरे लूप की बात करें तो ये मेरा एज्यूम्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो EMF कौन कौन से इन्वॉल्व है, यहाँ पर E1 और E2 दोनों इन्वॉल्व रहेंगे।
आई और आई आर के बात करें तो यहाँ पर क्या क्या इन्वॉल्व रहेंगे, I2R3 भी इन्वॉल्व रहेंगे, और क्या इन्वॉल्व रहेगा, I1R1 इन्वॉल्व रहेगा। अब आप पूछोगे कि I3R2, तो भाई हम ये बीच वाले लाइन पे तो जा ही नहीं रहे हैं, हम एक क्लोज्ड लूप में जा रहे हैं, तो सिर्फ क्लोज्ड लूप की बाउंड्री कवर होगी, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ABDEA। इसको सिंपल रखने के लिए ऐसे बोल लो ABDEA, ये क्लोज्ड लूप, मतलब ये बीच वाली लाइन के अंदर हम जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोज्ड लूप है मतलब सिर्फ लूप के बाहर बाहर से जो करंट्स जा रहे हैं हम उसके लिए बॉदर्ड हैं। अब इनके डायरेक्शन देखो मैंने एज्यूम किया ये डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो हम E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो E2 पॉजिटिव होगा। E1 की अगर बात करें, देखो इसी डायरेक्शन से चलते रहें तो हम E1 के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे होते हैं, राइट, इधर से निकलते हुए दिख रहे हैं, तो यानी कि E1 नेगेटिव होगा। I2R3 की बात करते हैं, I2R3 का डायरेक्शन इधर है और हमने जो एज्यूम किया है वो भी इधर ही है, तो इसीलिए I2R3 जो है ये पॉजिटिव होगा। I1R1 की बात करते हैं, तो देखो I1R1 का जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, लेकिन जो हमने एज्यूम किया है वो डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो इसीलिए ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल कि किरचॉफ्स लूप लॉ को हम कैसे लगाते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं एक प्रॉब्लम। अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज जॉइंड इन पैरेलल विथ अनदर ऑफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो इसका मतलब है कि एक बैटरी है मेरे पास इस तरीके से, जिसको मैंने एक और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल। ये E1 है, ये E2 है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। द कॉम्बिनेशन सेंड्स अ करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 12 ओम्स। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से जो 12 ओम का है, और उसमें वो करंट भेजता है। फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी। तो ये जो है नेट इसके थ्रू करंट I भेजता है, तो अब मुझे निकालना है I1 और I2 की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर E1 R1 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, कैपिटल R भी दिया हुआ है, मुझे I1 और I2 निकालना है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ हम कौन से लूप के लिए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 लूप्स लेंगे, एक तो ये अंदर वाला लूप लेंगे और दूसरा ये बाहर वाला लूप लेंगे। ये दोनों लूप के लिए इसको लगाएंगे हम। तो चलो सबसे पहले तो इसको नेम कर देते हैं। तो लेट्स से ये ABCD, तो इस तरीके से हमने इसको नेम कर दिया सारे पॉइंट्स को, ताकि लूप लॉ लगाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम कौन से लूप में लगाएंगे, GJABCD। तो GJABCDIHG। तो सबसे पहले हम इस लूप के लिए लगा रहे हैं, मतलब ये वाला जो इधर वाला है, तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये एक क्लोज्ड लूप है, तो इस क्लोज्ड लूप के लिए हम सबसे पहले किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से देखें तो इस लूप के अंदर EMF कौन सा इन्वॉल्व है, E2, क्योंकि E1 तो इसका पार्ट ही नहीं है। इसके अंदर IR कौन से इन्वॉल्व है, एक तो यहाँ पर ये I2 इन्वॉल्व है, ये वाला जो I2 है, और ये I2 कौन से रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, R2 के थ्रू, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो एक तो I2R2 इन्वॉल्व होगा, दूसरा कौन इन्वॉल्व होगा, ये जो I है, ये कैपिटल I क्या है, सो यहाँ पर अगर देखो ये कैपिटल I इज बेसिकली I1 प्लस I2, ठीक है। तो मतलब दूसरा IR इन्वॉल्व होगा I1 प्लस I2, जो कि फ्लो कर रहा है कैपिटल R के अक्रॉस। कैपिटल R इज बेसिकली ये 12 ओम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। अब इनके डायरेक्शन देखने के लिए एक डायरेक्शन मुझे एज्यूम करना होगा। तो मान लो मेरा एज्यूम्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर ये एज्यूम्ड डायरेक्शन है तो देखो ये डायरेक्शन मेरा E2 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इसीलिए E2 यहाँ पर पॉजिटिव होगा। I2R2 की अगर बात करें तो देखो करंट का डायरेक्शन इधर है, और हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो भी उसी तरफ है, तो I2R2 भी पॉजिटिव होगा। I1 प्लस I2 इंटू R, ये जो करंट है, ये करंट ऐसे आ रहा है वहाँ से, तो ये करंट ऐसे आएगा, तो बेसिकली इसका डायरेक्शन ऐसे है।
तो देखो ये भी जो है मेरे एज्यूम डायरेक्शन के अलॉन्ग ही है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ मुझे पता है मैं उनकी वैल्यूज़ डाल दूंगी। जैसे कि E2 की वैल्यू दी हुई है 10 ohms, I2 मुझे पता नहीं है, R2 की वैल्यू मुझे पता है, इंटरनल रेजिस्टेंसेस 1 ohm। तो बेसिकली इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज स्मॉल R1, दिस वैल्यू इज स्मॉल R2, दिस इज E2 एंड दिस इज E1। ठीक है, तो यहाँ पर ये I2 हो गया प्लस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R, दैट इज 12। तो यानी कि इसे मैं लिख सकती हूँ 10 इज इक्वल टू 13 I2 प्लस 12 I1। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे एक और लूप के लिए। तो बेसिकली आइडिया समझ में आ रहा है, एक एक बार किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो हमें एक एक इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है तो मुझे 2 ऐसे इक्वेशन चाहिए। तो अब मैं कौन से लूप के लिए लगाऊंगी, अब मैं लगाऊंगी GJABCDEFG। तो यानी कि अब मैं इस पूरे लूप के लिए लगाऊंगी, मतलब ये पूरा, इस पूरे लूप के लिए, मतलब ये ऐसे बाहर बाहर से देखो ऐसे करके, तो इस क्लोज्ड लूप के लिए अभी मैं लगाऊंगी। तो इस क्लोज्ड लूप के लिए मेरे पास ईएमएफ कौन सा इन्वॉल्व होगा, आप अचानक से बोल दोगे E1 E2 बोथ, लेकिन ऐसा नहीं है, E2 तो बीच में कहीं पे है, बट हम तो सिर्फ बाउंड्री पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर इन्वॉल्व है E1। और IR में क्या क्या इन्वॉल्व है, IR में एक तो ये I1 इन्वॉल्व होगा जो कि स्मॉल R1 के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो I1 R1 एक हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये कैपिटल I यानी कि I1 प्लस I2 जो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, कैपिटल R। ठीक है, यही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अब इनके डायरेक्शन बताने के लिए हमें फिर से एक डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लो अब की बार मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया ये, तो ये मेरा एज्यूम्ड डायरेक्शन है। तो इस एज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से देखो E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही हूँ मैं, तो इसीलिए E1 पॉजिटिव होगा। I1 R1 की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन भी ये है जो कि मेरे एज्यूम डायरेक्शन की तरफ ही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। I1 प्लस I2 इंटू R की अगर बात करें तो वो इधर है डायरेक्शन, और देखो मेरा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो भी ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, राइट, वो भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर भी मैं सारी वैल्यूज़ डाल दूंगी जो भी मेरे पास दी हुई है। जैसे कि E1 की वैल्यू है 6 वोल्ट्स, I1 तो मुझे पता नहीं, लेकिन R1 की वैल्यू है 0.5 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 12। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 6 इज इक्वल टू 12.5 I1 प्लस 12 I2। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो चीज़ें काफ़ी आसान है, मेरे पास 2 इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मुझे I1 और I2 की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, मतलब आई थिंक सॉल्व तो आप कर ही लोगे, कुछ बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो जब आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करना जो है ये आपका होमवर्क है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे I1 की वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी -2.27 एम्पियर। ये मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर एक माइनस साइन मिलेगा आपको। माइनस साइन ये बताता है आपको कि I1 का जो डायरेक्शन एक्चुअल में है दैट इज ऑपोजिट टू व्हाट वी हैव एज्यूम्ड। मतलब I1 का जैसे हमने डायरेक्शन ये एज्यूम कर रखा था, करेक्ट, बट एक्चुअली में उसका जो डायरेक्शन है हमारे एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट है। लेकिन I1 की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2.27 एम्पियर। ठीक है, और ठीक इसी तरह से कैलकुलेट करोगे तो I2 की वैल्यू निकल के आएगी 2.86 एम्पियर। तो इस तरीके से हम I1 और I2 की वैल्यूज निकालेंगे। चलो देखते हैं दूसरा सवाल, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पर एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमें निकालना है कि हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो बहुत से बच्चे इसको देखकर सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अभी हम पढ़ेंगे आगे, हालांकि दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ का। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, लूप लॉ लगाने से भी पहले सबसे पहले तो हम करंट की डायरेक्शंस बताएंगे इस पूरे सर्किट में, उसके बाद इस सर्किट को नेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है,
तो लेटर सपोज इसमें से निकल के करंट जाएगी ऐसे, इधर अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, तो लेटर से कि इधर I1 करंट चली जाएगी, लेट से इधर I2 करंट चली जाएगी, ठीक है, विच मीन्स कि टोटल करंट कितनी आई थी, I1 प्लस I2 करंट आई थी, ठीक है। यहाँ पर I1 पहुँच गई, पहुँच जाने के बाद इधर से निकल के आ जाएगी लेट से I3 करंट, तो फिर जितना बचा हुआ करंट रहेगा वो इधर से चला जाएगा, विच विल बी I1 माइनस I3। तो यहाँ पर इधर से कितना आके पहुँचा, I1 माइनस I3। अब इधर क्या चल रहा है, इधर से I2 आया, इधर से I2 आया, इधर से I3 आया, तो यहाँ पे दोनों मिल गए, तो इधर से कितना निकला, I2 प्लस I3। तो इस वाले पॉइंट पर I1 माइनस I3 और I2 प्लस I3 मिल गए, तो ये क्या बन गया, I1 प्लस I2। तो मतलब जितना निकला था यहाँ से उतना ही घूम फिर के वापस आ गया, ठीक है। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम इसे नेम कर देते हैं, तो इसे हम A कह देते हैं, इसे B कह देते हैं, ये C और ये D। तो इस तरह से हमने इसको नेम भी कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। तो लूप लॉ सबसे पहले हम कौन से लूप के लिए लगाएंगे, ABDA। तो ABDA मतलब इधर वाले ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या है देखो, EMF क्या इन्वॉल्व है इसमें, EMF इन्वॉल्व कुछ भी नहीं है, यानी कि 0। IR के कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो I1 इंटू 10 ओम्स, क्योंकि I1 ये 10 ओम के थ्रू पार हो रहा है। दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा, I2 इंटू 5 ओम्स, देखो ये I2 जो है ये 5 ओम से पास हो रहा है। और तीसरा इन्वॉल्व होगा I3 इंटू 5, यानी कि I3 इंटू 5, ठीक है। अब इनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए मुझे एक डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज मैंने एक डायरेक्शन एज्यूम किया, ये एज्यूम डायरेक्शन है मेरा। अब देखो ये एज्यूम डायरेक्शन और I1 R1 का डायरेक्शन जो है ये सेम है, तो इसीलिए I1 वाला टर्म प्लस हो जाएगा। अब एज्यूम डायरेक्शन का और I3 का डायरेक्शन ये भी देखो सेम है दोनों, तो इसीलिए I3 वाला टर्म भी प्लस हो जाएगा। I2 की अगर बात करें तो देखो I2 के साथ क्या हो रहा है, मेरा एज्यूम डायरेक्शन यूं है, करेक्ट, तो इसीलिए I2 किधर जा रहा है, I2 इस तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा एज्यूम डायरेक्शन तो ऐसे है, यानी कि मेरे एज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से ये उल्टा है, तो I2 वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा 2I1, देखो यहाँ पे चूंकि 5 कॉमन है तो 5 कॉमन निकाल के उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये निकलेगा 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे निकालने के लिए मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, I1 I2 I3। इसका मतलब यहाँ पर मुझे 3 ऐसी इक्वेशन मिलेंगे और उन 3 इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके करंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो दूसरा लूप हम कंसिडर करेंगे वो है BCDB, यानी कि इधर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इधर वाले ट्रायंगल में भी EMF इन्वॉल्व क्या है, 0, कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है। IR की बात करें तो एक टर्म हो जाएगा I1 माइनस I3 इंटू 5 ओम्स, यहाँ पर देखो I1 माइनस I3 वाला टर्म है। दूसरा है I3 इंटू 5 वाला एक टर्म है। और तीसरा है I2 प्लस I3 इंटू 10, I2 प्लस I3 इंटू 10, ठीक है। ये 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अब इनकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक डायरेक्शन एज्यूम करना होगा। लेट अस सपोज मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम किया, तो अगर इस डायरेक्शन पे फोकस करें तो देखो I3 का डायरेक्शन इधर है, बट मैंने एज्यूम किया इस तरफ, तो ये ऑपोजिट है, तो I3 वाला टर्म यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। I1 माइनस I3 का डायरेक्शन देखो इस तरफ है, मैंने भी एज्यूम इसी तरफ किया है, सो I1 माइनस I3 वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा। I2 प्लस I3 वो इस तरफ जा रहा है, करेक्ट, और मैंने एज्यूम किया है ऐसे, तो मतलब मेरा एज्यूम डायरेक्शन उल्टा है, सो देयरफॉर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेरा दूसरा इक्वेशन, जिसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। अब मैं हर एक स्टेप को सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि एकदम बच्चों वाले हैं ये स्टेप्स, वो आप खुद से कर लोगे, और मैं अननेसेसरी करूँगी तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो इसको आप खुद से करते रहो,
ठीक है, तो आपको ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। लेकिन मुझे एक इक्वेशन और चाहिए क्योंकि वेरिएबल्स भी तो मेरे पास 3 है, राइट। तो अब तीसरा लूप हम कौन सा लेंगे? तो तीसरा लूप हम लेंगे ABCE, यानी कि ये जो पूरा पूरा बड़ा वाला जो लूप है, मतलब यहाँ से शुरू करो ABCE, मतलब ये वापस, तो ये पूरा जो बड़ा वाला लूप है, ये वाला लूप जो है अब हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो इस पूरे लूप में बताओ ईएमएफ क्या है? ईएमएफ ऑब्वियसली ये वाला ईएमएफ इन्वॉल्व है 10 वोल्ट्स का, तो ये ईएमएफ इन्वॉल्व है। आईआर के टर्म्स में एक तो ये वाला I1 इन्वॉल्व रहेगा और एक I1 माइनस I3 वाला टर्म इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। और क्या इन्वॉल्व रहेगा? और एक I1 प्लस I2 वाला इन्वॉल्व रहेगा जो ये 10 ओम से जा रहा है, तो ये 3 टर्म्स इन्वॉल्व रहेंगे। एक तो हो जाएगा I1 इंटू 10, दूसरा हो जाएगा I1 माइनस I3 इंटू 5, और तीसरा हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 10, ठीक है। अब इनके साइंस बताने के लिए फिर से डायरेक्शन एज्यूम करो, तो इस पूरे लूप में, पूरे क्लोज्ड लूप में मैंने ये वाला डायरेक्शन एज्यूम किया, ठीक है। तो इस एज्यूम डायरेक्शन को अगर हम देखें तो इस एज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से ये इस ईएमएफ के पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा +10। इस डायरेक्शन को अगर हम देखें तो हमारा डायरेक्शन इधर है, इधर तरफ जा रहा है, और ये I1 का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो I1 वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। I1 माइनस I3 की बात करें तो देखो इसमें भी हमारा डायरेक्शन इधर जा रहा है और ये I1 माइनस I3 भी उधर ही जा रहा है, तो इसीलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करो I1 प्लस I2 की, तो देखो I1 प्लस I2 जो है ना, ये भी इसमें से ऐसे निकल के जा रहा है, इधर जा रहा है, राइट, और हमने भी डायरेक्शन यही एज्यूम कर रखा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 3। तो कुल मिला के मेरे पास 1 2 3 इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे सॉल्व करते हैं हम इन इक्वेशन को? जैसे देखो पहला और दूसरा इक्वेशन को अगर लो, ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, फिर पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो I2 I3 बच जाएगा, तो मतलब 2 वेरिएबल का इक्वेशन बच जाएगा। फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, राइट, मतलब इफ यू वांट लेट अस सॉल्व दिस इन डिटेल। तो ये 3 हमारे इक्वेशन थे, ठीक है, आप नोट करते चले जाओ। तो हम अभी क्या करेंगे, जो मेरा पहला इक्वेशन है उसको लेटर सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा 4I1 माइनस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 इज 4I1 माइनस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0। चूँकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइंस जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3I1 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि हम इतनी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार वैल्यूज़ निकालनी है। तो अभी हमारे पास 3 वेरिएबल की 3 इक्वेशन है, उसी में से हम 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 और 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 2। तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6I1 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 2।
तो ये हो जाएगा इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 पे फोकस करो। देखो इन दोनों में I1 और I3 ये दो वेरिएबल्स हैं, तो इन दोनों को अगर हमने सॉल्व कर दिया तो I1 और I3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम वही करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6I1 के कैंसिल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 5 को अभी 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 6I1 + 12I3 इज इक्वल टू 0। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 7। और अब हम क्या करेंगे, 6 में से 7 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6I1 - 5I3 इज इक्वल टू 2 और इधर 6I1 + 12I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 17I3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से I3 की वैल्यू निकल जाएगी -2/17 एम्पियर। तो एक निकल गया, I3 का वैल्यू निकल गया। I3 निकल गया तो यहाँ से आराम से I1 निकल जाएगा, राइट। तो I1 I3 निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम में ही देखो ब्रिज है, तो मतलब क्या होता है ये एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है 4 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 और देखो किस तरीके से कनेक्टेड है ये, है ना, एक यूं काइट के जैसा शेप के फॉर्म में बना हुआ है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हम क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ना इनके, जैसे B और D को अगर ले लो, उनके बीच में लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। तो इस BD वाले आर्म को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। ठीक उसी तरह A और C के बीच में क्या लगा हुआ है, बैटरी, इसीलिए इसे हम कहते हैं बैटरी आर्म। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया कि ऐसा देखा गया कि जब कभी भी R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता था, मतलब जब भी R1/R2 का जो रेशियो है वो R3/R4 के रेशियो के बराबर होता था, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता था। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन से क्या शो करता है, करंट। तो गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब वो जो BD वाली जो आर्म है ना, जो गैल्वेनोमीटर आर्म है, उसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी हमारे पास कोई सर्किट रहे जो कुछ इस पैटर्न में हो, जहां पर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, इसका मतलब है कि ये जो बीच वाला उनका आर्म है, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है ये बीच वाले आर्म में अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जब कभी भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज समझ के हमें फ़ायदा क्या होगा। बहुत फ़ायदा होगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब आपको इसका फ़ायदा समझ में आएगा, अभी थोड़ी समझ में आएगा। जब देखोगे बड़े कॉम्प्लिकेटेड से दिखेंगे सर्किट्स और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे निकाले। और जैसे ही देखोगे कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बीच वाले आर्म का रेजिस्टेंस गायब हो जाता है ना, तो बड़ा सिंपल हो जाता है। क्योंकि देखो सिंपल दिखता है ना फिर कि R1 और R2 जो है वो सीरीज में है, उसी तरह R3 R4 सीरीज में है और ये दोनों चीज़ें पैरेलल में है, तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है हमारा काम, है ना। तो आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो करेंगे उसके अंदर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, नाम पे फोकस। मीटर मतलब यहाँ पर हम एक वायर यूज करते हैं जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसीलिए इसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। कैसे, अभी समझ में आएगा। देखो मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है सुपर सिंपल, लेकिन जो बुक्स में जब हम उस डायग्राम को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ है, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो कितना आसान है। इसमें हम करते क्या है, एक वायर लेते हैं जो 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक, ले लिया। उसके बाद हम एक मेटल का स्टैंड लेते हैं। देखो वो स्टैंड कैसा दिखता है, यूं यूं, और उस स्टैंड पे 2 गैप्स बने होते हैं। उन दोनों गैप्स पे हम एक एक रेजिस्टर फिट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अभी तक क्या लिया, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लिया और 2 रेजिस्टर को फिट किया इधर 2 गैप्स पे। ठीक है,
अब इन दोनों रेजिस्टर के बीच में जो मेटल का जो प्लेट है वहां से हमने एक मेटल की स्ट्रिप ली, मेटल का स्ट्रिप, देखो एक ऐसे मेटल की तार जैसी हमने ली, ठीक है, जिसका दूसरे एंड में एक जॉकी फिट है। जॉकी क्या होता है? जॉकी एक ऐसी चीज होती है जो हमारा 1 मीटर लॉन्ग वायर है उसके ऊपर स्लाइड कर सके, मतलब उसको आप ऐसे 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 करके ना उसके ऊपर हिला सकते हो, स्लाइड करा सकते हो, सो दैट्स जॉकी, ठीक है। मतलब वो एक मेटल प्लेट की तरह होता है जिसका एक तरफ जो है ना एकदम चाकू की धार के जैसा होता है, तो वो बड़े आराम से जो है ना उस वायर पे ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा, ठीक है। और इसी मेटालिक स्ट्रिप के बीच में हम लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। बात समझ आई? तो अब देखो पूरा सेटअप क्या हुआ, दो रेजिस्टर्स हैं, जैसे मान लो हम नाम दे देते हैं R और S, तो R और S दो रेजिस्टर को इन गैप्स पे फिट कर दिया। इधर एक 1 मीटर लॉन्ग वायर है, R और S के बीच में से एक मेटालिक स्ट्रिप है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और उसके दूसरे एंड पे जॉकी है जो कि इस 1 मीटर लॉन्ग वायर पे स्लाइड कर सकता है। अब इस सेटअप के साथ हम क्या करेंगे? सेटअप के साथ हम कुछ यूं करेंगे कि ये जो जॉकी है ना इसको हम यूं 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 उस पूरे 1 मीटर वायर के अलोंग हिलाते रहेंगे और एक ऐसे पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो। जहां मुझे वो पॉइंट मिल गया वो मेरा क्या हो गया? बैलेंस पॉइंट हो गया। बैलेंस पॉइंट क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर उस पॉइंट पर 0 है, इसका मतलब जब हम उस पॉइंट पर उसको प्लेस कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर वाले जो आर्म है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एक बैलेंस्ड ब्रिज के जैसे बिहेव कर रहा है। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, राइट? बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है, वो जो बीच वाली जो गैल्वेनोमीटर आर्म होती है उसमें से करंट नहीं जाता है। तो वैसे केस में, बैलेंस्ड ब्रिज के केस में मेरा कंडीशन क्या होता था? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, याद है ना? तो यहां पर भी हम वही लॉजिक लगाएंगे। अब R1 और R2 की जगह तो यहां पर मेरे पास R और S है, तो R/S विल बी इक्वल टू, लेकिन R3 और R4 तो मेरे पास है नहीं, तो R3 और R4 के बदले में हम किसकी रेशियो लेंगे? इन लेंथ्स की रेशियो लेंगे। तो जो भी पॉइंट मेरा बैलेंस पॉइंट है उसका जो इधर वाला डिस्टेंस है दैट इज L1, तो इस साइड वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल तो फिक्स्ड है मेरी लेंथ 1 मीटर, तो अगर हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर यूनिट्स में इनकी बात करें तो इधर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 100 माइनस L1, राइट? सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसको, ये जो जॉकी है मेरी, उसको हम हिला के वैसा पॉइंट निकालते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जब 0 होता है तो क्या होता है? R/S इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। और आप देखना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कितने तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आप बड़े मजे से सॉल्व कर लोगे। चलो करके देखें। तो चलो देखते हैं मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड A if an unknown resistor X is in the left gap and a known resistor Y is in the right gap. Determine the resistance X. तो पहले तो मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को याद कर लेते हैं कि भैया कैसा सिचुएशन था, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने डाल दिया है X और राइट हैंड साइड पे मैंने डाल दिया है Y। तो Y मुझे पता है, X की वैल्यू मुझे निकालनी है। सिचुएशन कुछ ऐसा है और ये क्वेश्चन कह रहा है जो बैलेंस पॉइंट है इट हैज बीन फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि ये जो L1 है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? 39.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि मीटर ब्रिज है तो इसका मतलब है इधर L1 की वैल्यू अगर 39.5 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 39.5 सेंटीमीटर, इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से मुझे ये L1 पता है, मुझे 100 माइनस L1 पता है, मुझे Y भी पता है और मुझे X की वैल्यू निकालनी है। तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि X/Y विल बी इक्वल टू L1 दैट इज 39.5 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, यानी कि 100 माइनस 39.5, ठीक है। तो यहां से मुझे y की वैल्यू पता है तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो दिस विल बी 39.5 डिवाइडेड बाई 60.5 इनटू y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12.5 ओम्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 8.16 ओम।
तो देखो मीटर ब्रिज के सवाल हमेशा स्ट्रेट टू द पॉइंट होते हैं। दिक्कत ये आती है ना कि हमें ना मीटर ब्रिज का ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप ही याद नहीं रहता है कि सेटअप कैसा था। तो अगर ये सेटअप दिमाग में छप गया है ना तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको पूरा इतने तरीके से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड में एक रेजिस्टर होता है, राइट साइड में एक रेजिस्टर होता है, और यहाँ पर मेरा कहीं पे बैलेंस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इधर की एक लेंथ L1 होती है, इधर की एक लेंथ 100 - L1 होती है। बस यही सेटअप आपके दिमाग में सेट होना है, ठीक है। चलो देखते हैं एक और सवाल। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द प्रीवियस ब्रिज इफ x एंड y आर इंटरचेंज। ये लो, ये तो पिछले सवाल से लिंक्ड है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है, तुमने x की वैल्यू तो निकाल ली, तुमने कितनी निकाली थी x की वैल्यू 8.16 ओम, y की वैल्यू तो दी हुई ही थी, कितनी दी हुई थी, y की वैल्यू 12.5 ओम्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेटर सपोज, बट मैंने क्या किया, पहले तो x यहाँ पे था, y यहाँ पे था, अब मैंने y यहाँ पे डाल दिया और x यहाँ पे डाल दिया। तो बताओ कि बैलेंस पॉइंट तो चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा ना भाई, x बाई वाई इज नॉट इक्वल टू y बाई एक्स। तो चूंकि मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो अब तुम्हें बैलेंस पॉइंट निकालनी है, यानी कि तुम्हें L1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, y बाई एक्स विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे वैल्यूज डाल दो, y इज 12.5 डिवाइडेड बाई x इज 8.16, दिस इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो L1 की वैल्यू निकलेगी 60.5 सेंटीमीटर। तो भाई गाड़ी चलते 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 आप पहुंची हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, जो कि है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर नाम से पता चलता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। किसी भी सर्किट में जहां दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या होता है, एक का पोटेंशियल ज्यादा, दूसरे का पोटेंशियल कम, एज अ रिजल्ट करंट फ्लो होता है, राइट। अब आप कहोगे कि मैम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो हमारे पास वोल्ट मीटर ऑलरेडी है, वोल्ट मीटर भी तो यही करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो फिर पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। दरअसल बात कुछ यूं थी कि जो वोल्ट मीटर का जो काम करने का जो तरीका है, जो वर्किंग है, उसमें कुछ मेजर लिमिटेशंस है और उसी वजह से पोटेंशियोमीटर पिक्चर में आया। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि वोल्ट मीटर कैसे काम करता है और उसकी लिमिटेशंस क्या थी। तो वोल्ट मीटर के बारे में ये बेसिक सी बात तो हम सबको पता ही है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पे, ये समझने के लिए कि भाई वोल्ट मीटर में ऐसी क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर को पिक्चर में आना पड़ा, है कि नहीं। तो देखो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर एक होता है कॉइल, और वो कॉइल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और ये जो डिफ्लेक्शन होता है इस कॉइल का, दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस डिफ्लेक्शन से ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक नीडल टाइप की, ये एक एरो टाइप की चीज दिख रही है, तो बेसिकली वहां पर एक नीडल होता है। तो ये कॉइल जो है इसको आप यूं समझो कि मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जैसे ही करंट इसके थ्रू पास होता है तो ये डिफ्लेक्ट करता है, और ये नीडल जो है ये एक ग्रेजुएटेड स्केल के ऊपर है, तो डिफ्लेक्ट करेगा तो हमें इसकी रीडिंग दिखती है, ठीक है। तो लगभग कुछ इस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। अब जब इसके अंदर हम जाते हैं कि भैया इसके अंदर के सर्किट में हो क्या रहा है, तो वहां पर एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है एक हाई रेजिस्टेंस आर, जिसको हम लगा देते हैं इन सीरीज विद दिस कॉइल। मतलब ये कॉइल अकेले नहीं रहता है, इस कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है सीरीज में। तो चलो अंदर के सर्किट को देखते हैं। तो अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएं तो लेट अस सपोज कि ये कॉइल है, और इस कॉइल के साथ एक रेजिस्टेंस R जो है ये सीरीज में लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा जो सेटअप है ना, मतलब ये दोनों चीजें साथ में जो है दे वर्क एज द वोल्ट मीटर। अब भाई वोल्ट मीटर का तो काम ही है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो इसको उस सर्किट से लगाना पड़ेगा, राइट। तो लेट अस सपोज कि इसके जो दो टर्मिनल्स हैं इसको हम A और B ये दोनों पॉइंट से लगा देते हैं और इसको एक कोई दूसरे सर्किट से ज्वाइन करते हैं।
ठीक है, मतलब कुछ भी सर्किट होगा इधर, बट जहां जिन भी दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वहां पर हम इसके दोनों एंड्स को लगा देते हैं। ऐसा ही करेंगे हम लॉजिकली, राइट। अब मान लो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल बराबर है, उस केस में क्या होगा, मेरा ये वोल्ट मीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जहां VA और VB बराबर नहीं हुआ, तो मतलब जब भी पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी बराबर नहीं होगा, तब हमें वोल्ट मीटर के इस कॉइल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है करंट की वजह से, राइट। मतलब ए और बी का अगर पोटेंशियल बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो अगर इस एंड में अगर पॉजिटिव है तो इस एंड में नेगेटिव होगा, जहां पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे करंट फ्लो करेगा, और चूंकि करंट फ्लो करता है इस आर्म के थ्रू, सो दैट्स वाई हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो कितना करंट फ्लो करता होगा इसके थ्रू, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, वेयर आर इज दिस रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाया है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, क्योंकि इस कॉइल की खुद की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, राइट। तो उसे हम RC से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो R प्लस RC इस वाले आर्म का मतलब वोल्ट मीटर का नेट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब देखो इस पूरी कहानी के दौरान हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता चल रहा है, वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन से। वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके थ्रू करंट पास कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये पूरी रीडिंग लेने के दौरान वोल्ट मीटर जो है ये सर्किट से थोड़ा करंट अपने अंदर भी ले रहा है। मतलब ये जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ये करंट कहाँ से आ रहा है, इस वाले सर्किट से आ रहा है। तो यानी कि जिस सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, उस सर्किट का थोड़ा सा करंट वोल्ट मीटर खुद अपने अंदर लेके आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये भी मतलब हुआ कि भाई ये जो सर्किट था, जिस सर्किट का हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें से थोड़ा करंट तो ये खुद ही चुरा ले रहा है वोल्ट मीटर। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं वो भी एक्यूरेट नहीं है, राइट। तो यानी कि ये जो मेरा वोल्ट मीटर है, दिस इज नॉट आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि ये तो इसी सिस्टम से करंट चुरा रहा है। अब उस सिस्टम से करंट चुरा रहा है मतलब उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी थोड़ा वेरी हो जा रहा है कि नहीं। बात सही है, ओके। तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं यार, मुझे तो ना एकदम आइडियल वाला वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है, जो ये करंट वरंट की चोरी ना करे, राइट। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर चाहिए तो वो कब होगा, जब वोल्ट मीटर अपने अंदर करंट नहीं खींचेगा। ऐसा कब होगा, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। यानी कि अगर R प्लस RC जो है इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, तो ये एनीवेज किसी करंट को जाने नहीं देगा अपने अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा वोल्ट मीटर आइडियल होगा। ठीक है, सोच के तो ऐसे ही लग रहा है, बट उसमें अलग प्रॉब्लम है। अब तुमने बोल तो दिया कि भाई करंट को घुसने मत दो, लेकिन अगर ये करंट जो इसके अंदर घुस रहा है, ये करंट जा रहा है, तभी तो ये कॉइल डिफ्लेक्ट कर रहा है। जब करंट जाएगा ही नहीं तो कॉइल डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, कॉइल डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम एक दुविधा में फंस गए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अगर वोल्ट मीटर को आइडियल होना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए ताकि वो अपने अंदर करंट ना खींचे सर्किट से। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अगर करंट नहीं खींचेगा, जब R इनफाइनाइट होगा तब, तो उस केस में तो डिफ्लेक्शन दिखेगा ही नहीं यार, तो वोल्ट मीटर काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के ये कहानी ये हुई कि एक आइडियल वोल्ट मीटर जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो हमारा पिक्चर है ना, जिस तरह से वोल्ट मीटर काम करता है उसको दिमाग में रखते हुए कभी भी हमें एक आइडियल वोल्ट मीटर नहीं मिल सकता है, और इसीलिए पिक्चर में आ गया कौन, पोटेंशियोमीटर। तो बताओ बच्चों, है ना हमारा पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर, है कि नहीं। तो पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली एक आइडियल वोल्ट मीटर के जैसा काम करता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है ये सर्किट में से करंट अपने अंदर नहीं खींचता है, इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट जो है ये एक्यूरेट देता है। इतना ही नहीं, पोटेंशियोमीटर के कई एप्लीकेशंस भी है। जैसे पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम किसी सेल का EMF निकाल सकते हैं, हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, हम दो डिफरेंट सेल्स के EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग, इजंट इट। तो चलो देखते हैं ये सारे एप्लीकेशंस।
तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि यार ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या होता है पोटेंशियोमीटर के अंदर। सबसे पहली चीज इसमें होती है एक लॉन्ग वायर, काफी लंबी सी एक वायर होती है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो यूं 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 करके वायर बनी हुई है, बट वो एक सिंगल लॉन्ग वायर है AB लेंथ की, ठीक है। दूसरा इसका क्रिटिकल पार्ट होता है ड्राइविंग सर्किट, मतलब ये वो वाला पार्ट है पोटेंशियोमीटर का जो इस पूरे सर्किट को ड्राइव कर रही होती है। कैसे? तो ड्राइविंग सर्किट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक बैटरी, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम रियोस्टैट भी कहते हैं, और एक की। तो ये बैटरी का काम ही होता है कि ये जो वायर है ना, इस वायर के दोनों एंड्स पे ये एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो मेरी वायर है इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं A और B। तो लेट्स से मेरा ये ड्राइविंग सर्किट है जो एक V0 पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देता है A और B पॉइंट के बीच में, इंश्योरिंग कि A इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि A देखो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड B इज एट अ कंपैरेटिवली लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये था हमारा ड्राइविंग सर्किट। तीसरा है गैल्वेनोमीटर, जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर फिट किया हुआ है, क्योंकि यही तो हमें बताएगा कि कब जो है करंट का डिफ्लेक्शन आ रहा है और कब नहीं आ रहा है। और चौथा है टर्मिनल्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जिसे हम एंड पॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पोटेंशियोमीटर डिवाइस है इसका काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। तो जिन भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, हम इन 2 टर्मिनल्स को उन दोनों पॉइंट्स पे लगा देते हैं, एंड दैट्स हाउ वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो अब समझते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज पोटेंशियोमीटर के जो ये 2 एंड्स जो थे, जो इसके जो एंड पॉइंट्स थी, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक सर्किट से, ठीक है। ये मेरा ये ब्लू वाला एक सर्किट है, ठीक है। लेट अस से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। अब देखो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट A पर जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट A पर भी होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो इस पॉइंट B पर जो भी पोटेंशियल होगा ये वाले कैपिटल B वाले पॉइंट पर भी वही पोटेंशियल होगा, राइट, क्योंकि हमने पोटेंशियोमीटर के दोनों एंड्स को इन्हीं दोनों पॉइंट से जोड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब मान लो मैं क्या करती हूँ कि ये चूंकि मेरा मूवेबल एंड है, राइट, तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से यूं 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 मूव करती रहती हूँ टिल आई फाइंड अ पॉइंट जहां पर मेरा गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, ठीक। और मान लो कि मुझे जो है एक पॉइंट ऐसा मिल गया, क्योंकि देखो ये वाला जो एंड है दिस कैन स्लाइड, राइट, ये स्लाइड ओवर कर सकता है, तो इसको हम स्लाइड ओवर कराते रहते हैं इसके ऊपर। फाइनली लेट्स से कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया, लेट्स से कि हमें एक पॉइंट मिल गया, लेट्स से पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर क्या हुआ कि मेरा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे दिया 0, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर अगर 0 डिफ्लेक्शन दे दिया, इसका मतलब इस विंग के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर एट पॉइंट P जब हम इसको स्लाइड करते करते पॉइंट P पर ले गए तो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब इस वाले विंग से कोई करंट नहीं जा रही है, जिसका मतलब क्या है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P। चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है इसीलिए उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो हमें ये पता था कि जो AB का जो लेंथ है, AB मतलब ये जो पूरी जो लंबी वायर है, इस पूरे AB का लेंथ है लेट अस से कैपिटल L। और अब हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P हमने ढूंढ निकाला था, लेट्स से कि ये A से लेकर के इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल l, हमने अभी एज्यूम कर लिया, ठीक है, ओके, सही है। अब जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में था, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, वो उतना ही था जितना पोटेंशियल हमने इस ड्राइविंग सर्किट से सेटअप किया था, करेक्ट। तो ये जो ड्राइविंग सर्किट था हमारा, इस ड्राइविंग सर्किट ने लेट अस से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया था विच इज V0, विच मीन्स कि V0 किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पॉइंट A और B जो है वो इस ड्राइविंग सर्किट से ही कनेक्टेड है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ओके। तो इसका मतलब
पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई एल। ठीक है, क्योंकि ए से लेकर के बी तक का पूरा लेंथ कितना है, एल। ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना है डिफरेंस, वी नॉट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई एल। तो यहां पर रो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हम क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट है इस पूरे ए बी वायर पे। ठीक है, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी। ए और पी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालूंगी मैं, अब मुझे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ एपी, और एपी का लेंथ कितना लिया मैंने, स्मॉल एल, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय एल। ऐसे करके मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगी, अब है कि नहीं। तो ठीक इसी तरीके से अब ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का है, क्योंकि देखो ए किससे कनेक्टेड है, कैपिटल ए से, ये बी किससे कनेक्टेड है, पी से, क्योंकि जी का डिफ्लेक्शन 0 है ना, तो बी का पोटेंशियल और पी का पोटेंशियल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वो भी कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई कैपिटल एल इंटू एल। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रही हूं कि पोटेंशियोमीटर काम करता कैसे है। तो बस यही तो मुझे निकालना था, मुझे बस ये जो मेरा बाहर वाला सर्किट था इसके ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये निकालना तो था, बट ये वी नॉट क्या है, वी नॉट को हम कैसे निकालेंगे, ये तो पता नहीं। वी नॉट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ड्राइविंग सर्किट डाल रहा है, ड्राइविंग सर्किट जिसको एस्टैब्लिश कर रहा है। तो अब जो है मेरा टारगेट हो गया कि यार डिटरमाइन करना है हमें वी नॉट की वैल्यू। दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। अब वी नॉट डिटरमाइन करने के लिए लेट अस सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ए बी को जो है रिप्लेस कर दिया विथ अ स्टैंडर्ड सेल जिसका ईएमएफ है ई। ठीक है, तो अगर मैंने ये मान लो ये पूरा ए बी का जो ये सेटअप है ना ये है ही नहीं, इसके बदले में एक सेल लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ कितनी है, ई है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि ई डिवाइडेड बाई वी नॉट। अब ई जो है वो ये इस वाले सेल का होगा, यहाँ पर जो सेल होगा उसका ईएमएफ ई है। अब ये जो ईएमएफ है ये कौन से दोनों पॉइंट के बीच में है, ए और पी के बीच में है। ये जो वी नॉट है ये किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि ई बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई किसके किसके बीच में है, ए और पी के बीच में। तो ए पी का लेंथ कितना है, स्मॉल एल, और वी नॉट किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो ए बी का लेंथ कितना है, कैपिटल एल। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो यानी कि इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, वी नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई कैपिटल एल डिवाइडेड बाई एल नॉट। ठीक है, इसे हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो मैंने वी नॉट की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने निकाली थी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वहां पे हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को हम वी से डिनोट करते हैं, तो ये वी क्या हो जाएगा, वी नॉट की जगह हम लिखेंगे ई कैपिटल एल बाई एल नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। तो ये कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई एल डिवाइडेड बाई एल नॉट। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, दैट इज इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाई एल नॉट। ठीक है, तो ये ई एल बाई एल नॉट क्या है, सबको समझ में आ गया। एल क्या हो गया, L is basically the length between A and that point P. L naught क्या हो गया, L naught हो गया corresponding to the length, वो वाली length which corresponds to V naught, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जिस लेंथ की हम बात कर रहे हैं दैट इज एल नॉट। तो ये हो गया V इज इक्वल टू ई एल बाई एल नॉट। तो इस तरीके से मेरा पोटेंशियोमीटर काम करता है। काम करने का देखो जो तरीका है ना, ये काफी हद तक जैसे जो मीटर ब्रिज वगैरह का भी कॉन्सेप्ट था उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, जस्ट दैट यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग वायर नहीं है,
राइट। तो यहाँ पर हम क्या करें, किसी बाहर के सर्किट के 2 पॉइंट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन बेस्ड ऑन ये जो लेंथ्स है ना L और L0 के बेसिस पर हम उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि हम किस तरीके से पोटेंशियोमीटर के हेल्प से ईएमएफ कंपेयर करते हैं दो सेल्स के। लेट अस सपोज हमारे पास दो सेल है, सेल 1 और सेल 2, जिनकी ईएमएफ्स हैं लेट से E1 एंड E2। तो पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से हम ये कहते हैं कि E1 बाई E2 जो होता है दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2। मतलब E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये लेंथ है, बैलेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज L1, उसी तरह E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वाली लेंथ है दैट इज L2। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। और इफ एट ऑल मान लो अगर हम कोई स्टैंडर्ड सेल यूज कर रहे हैं ऑफ EMF E, अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है, मतलब अगर ये जो E1 E2 है इसमें से अगर कोई एक जो है ये एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका EMF नोन है, स्टैंडर्ड सेल ऑफ नोन EMF लेट्स से E अगर यूज कर रहे हैं हम, तो हम दूसरे वाले का EMF कैसे निकाल सकते हैं, E1 इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू E। इस तरीके से हम EMF को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इसके दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन है कि ये दो सेल्स के EMF को कंपेयर करने में काम आता है, दूसरा एप्लीकेशन है कि ये किसी सेल के EMF को निकालने के काम आता है अगर वहां पर हम एक और स्टैंडर्ड सेल यूज कर रहे हैं जिसका EMF नोन है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सारे पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट पर ही काम करते हैं। तो चलो पोटेंशियोमीटर का एक प्रॉब्लम देखते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर अ सेल ऑफ EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shifts to 63 centimeter, what is the EMF of the second cell? तो देखो यहाँ पर एक सेल की EMF दी हुई है 1.25 volts और दूसरे वाले सेल का EMF हमें निकालना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है। बैलेंस पॉइंट 35 सेंटीमीटर पे है, यानी कि L1 की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर और दूसरे केस में L2 की वैल्यू है 63 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो इससे हम कह सकते हैं कि E2 विल बी इक्वल टू E1 इंटू L2 डिवाइडेड बाई L1। So this will be equal to 2.25 volts. तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर सच में ऐसा हुआ है तो कमेंट्स पे जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। साथ ही एक अमेजिंग न्यूज आप सभी के लिए, आप सभी के रिक्वेस्ट पर हमने अब स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर आप उन्हें DPPs या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। तो शुरुआत कर रहे हैं हम इसी वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ बहुत ही जबरदस्त मस्त वाले क्वेश्चंस इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड दिए गए हैं। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद फटाफट से जाकर के इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, बिल्कुल मन लगा के अटेम्प्ट करो। ठीक है, कहीं से आंसर कॉपी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही मैं लेकर आऊंगी इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो आने से पहले आप खुद से इन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट जरूर मारोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का एफर्ट है ये हमने इसीलिए डाला है क्योंकि ये आपका रिक्वेस्ट था। तो चलो फिर जल्दी ही मिलती हूं मैं न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।